हमने देखे थे सजीवों में गति, मोशन इन सही होगा, मोशन इन लिविंग, मोशन इन लिविंग, सजीवों में गति। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे बोल रहे हैं तो हम लोग का होठ जो है गति कर रहे हैं, पलक गति कर रहे हैं, मुंडी हिला है तो मुंडी गति कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं अगल बगल में तो गति कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस गति कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं गति। हम लोग पढ़ रहे थे इस गति यानी ये टॉपिक जो है क्या है, जीव विज्ञान है, इसको बोलेंगे। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। ये ग्रीस देश है, ग्रीस क्या है, एक देश है। जिस तरह आपका भारत अपना भारत देश है, उसी तरह ये ग्रीस देश है। इसकी राजधानी है एथेंस, ए का अनुस्वार एथेंस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो ग्रीस वहाँ की जो है कौन है, अरस्तु, इसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गेट्स ऑफ एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जंतु यानी जानवर। इसके विषय में, इसकी संरचना के विषय में जो है इसमें बताए गए इस पुस्तक में। हम लोग पढ़े थे स्नैक, सर्प, सर्प जो है इसका वो मेरुदंड लंबा होता है, किसमें, सर्प में। मेरुदंड किसको बोलते हैं, हम लोग में अपने में दिखाए बनाए थे, इस तरह मेरुदंड होते हैं, इस तरह करके मेरुदंड होते हैं, ठीक है ना। इस तरह इसमें कितने हड्डी होते हैं, 33 हड्डी होते हैं इसमें मेरुदंड में, हम लोग में। तो इस तरह सर्प का हड्डी जो है ये लंबी मेरुदंड के तरह होती है, ठीक है ना। इसका शरीर पेशीय क्षीण और असंख्यक होती, मतलब इसका पेशियां असंख्यक होती, किसकी, सर्प की। क्या ये सीधी चल पाती हैं, सर्प नहीं, सीधी नहीं चल पाती, ये टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, ठीक है ना। इसमें अस्थि पाए जाते हैं, किसमें, सर्प में। हमने किसी वीडियो में बता दिया थी कि अस्थि नहीं पाते हैं, सॉरी हाँ, अस्थि नहीं पाते हैं। अस्थि किसमें नहीं पाते हैं, केचुआ में। केचुआ को अंग्रेजी बोलते हैं अर्थ, EARTH, अर्थ, WORM, अर्थ वर्म, मतलब होता है केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहते। एक क्वेश्चन पिछली कक्षा में बताए थे कि केचुआ बरसात के समय में, क्वेश्चन लिखो, केचुआ बरसात के समय में धरती से बाहर क्यों आ जाते हैं, क्वेश्चन का जवाब देना। इसके अस्थियाँ जो है नहीं होती हैं, इसकी पेशियां होती हैं, कैसे, खंडन होती हैं, मतलब भागों में बटे हुए थे इसके, किसके, केचुआ के। उसके बाद पढ़े थे फिश, मछली। इसकी शारीर की आकृति होती है धारा रेखीय, मछली की आकृति कैसी होती है, धारा रेखीय। पिछली भाग जिसको पश्च भाग बोलते हैं, और अगली भाग मछली की दोनों कैसे होती हैं, तो पतली होती हैं और छोटी होती हैं, और बीच में इसके भाग जो है पेशी से भरा हुआ मोटी होती है। उसके बाद पढ़े थे स्नेल, घोंघा। घोंघा का ऊपरी जो उभरा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कवक, और वो कवक जो ही क्या है, बाय कंकाल है, ठीक है ना, किसकी, घोंघा का। और उसमें घोंघा के अंदर जो मांसपेशी होते हैं उसमें फैला होता है उसकी टांगें, और उसी से वो चलती हैं, कौन सा, घोंघा। केचुआ के विषय में और भी एक बातें कि केचुआ जो है सिकुड़ता है और फिर फैलते हैं, सिकुड़ता है और फिर फैलते हैं, उसी के भरोसे कौन चलते हैं, केचुआ। हमने पढ़े थे तिलचट्टा, तिलचट्टा किसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉकरेच, COACKRACH, कॉकरोच। कॉकरोच मतलब होता है तेलचट्टा। तिलचट्टा का जो खून होता है ना वो कैसा होता है, तो सादा सफ़ेद होता है तिलचट्टा का, ठीक है ना। क्या हमें जो याद है शायद हीमोसाइनिन या हीमोलिम्ब के वजह से, दोनों में से एक है, सर्च करके थोड़ा सा देख लेंगे इसको। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, किसमें, तिलचट्टा में 6 पैर होते हैं इसमें। शरीर बाय कंकाल होता है, इसका भी शरीर बाय कंकाल होता है। हम लोग का शरीर क्या है, आंतरिक कंकाल है, बाहर में पेशियां हैं और अंदर में क्या है, कंकाल है।
लेकिन इसका कैसा है, बाय कंकाल है। घोंघा का कैसा था, बाय कंकाल था। इसमें पेशियां होती हैं, किसमें, तिलचट्टा में। पक्षी की बात करते थे, बर्ड, BIRD बर्ड। इसके अस्थियां वायु कोश, प्रकोष्ठ से होता है, मतलब अस्थियां जो होती है ना किसकी, पक्षी की। पक्षी की बात कर रहे हैं। पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। हम किसी भी चीज़ों के विषय में विशेष तरह से पूरी डीप से जानते हैं, गहराइयों से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्ययन। तो पक्षियों के विषय में पूरी तरह से जानेंगे, जिस तरह मनुष्य के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, उसकी तरह अध्ययन उसको बोलेंगे। और इसके अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसका हड्डी जो है ना खोखला होता है, किसका, पक्षी का। इसलिए वो हल्का है, लेकिन मजबूत होती है उसकी हड्डी, इसलिए वो उड़ पाते हैं। क्या इतनी बातें समझ गए? इसको मिटाते हैं और जो शुरू में पढ़े थे उसको रिवीजन करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होती हैं, तो 206 हड्डी। कितना हड्डी होता है शरीर में, 206 हड्डी। हड्डी को अंग्रेजी में बोलते हैं BONE, बोन। और 206 हड्डी कितने भागों में होता है, तो 2 भागों में। एक होता है AXIAL, एक्जियल स्केलेटल सिस्टम। इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और ये कितने होती हैं, 80। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो खोपड़ी, क्रेनियम आ जाते हैं, क्रेनियम जिसको बोलते हैं कपाल की हड्डी, CRANIL, क्रेनियन बोन, कपाल की हड्डी, कपाल की हड्डी। इसमें कितना है, ये 8 है। क्रेनियम कपाल की हड्डी 8 है। फेशियल बोन, FACIAL, फेशियल। फेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं BC बोन। फेस का मतलब चेहरा, चमे का हर में का, चेहरे की हड्डी। ये कितना है, 14। चेहरा किसको बोलते हैं, जो ये फेस होता है ना, ज़्यादा इसी में क्रीम उरीम लगाते हो तुम लोग, हाँ, ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। तो इसी को, जिसको आप सुंदर दिखाना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं फेस। और इसमें जो जो ये सब जो हड्डियाँ दिख रही है ना, ये सब हड्डियाँ, इसमें 14 हड्डी होती हैं, ठीक है ना। और ये कपाल मतलब समझते हैं ना, ये वाला भाग को बोलते हैं कपाल, इस वाला भाग को कपाल बोलते हैं। तो अपना यहाँ पे छूना, इसको नहीं बोलता है तुम्हारा कपाड़, ये तुम्हारा कपाड़ देखो कितना सुंदर है, यहाँ ऊंचा है, इस तरह बोलते हैं। उसमें कितना हड्डी है, 4 हड्डी हैं। उसके बाद पढ़े थे EAR, ईयर बोन। ईयर मतलब क्या होता है, कान। कान में कितने हड्डी होते हैं, 6। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, 3 दूना 6। इसमें 3 हड्डियों का नाम पूछे जाते हैं। एक होता है इनकस, माइलस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, वो होता है इनका थी स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे थ्रोट बोन, THROAT, थ्रोट बोन। इसको बोलते हैं हायोड, HYOIDO, हायोड बोन, ये एक होते हैं। उसके बाद पढ़े थे रिब्स, RIBS, रिब्स। रिब्स का मतलब पसली, जिसको बोलते थे पसली, पसली। ये कितना है, 25। 25 नहीं है, 24 + 1, 25 है। एक है स्टर्नम। उसके बाद पढ़े थे बैकबोन, BAC के बैकबोन। इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ये कितना है, तो
बुक में कहीं लिखे हैं 33, कहीं लिखे हैं 26, तो हम 33 ज़्यादा है तर पढ़ते हैं तो 33 लिखे याद करेंगे। कितना होता है 33। हाँ, और इस सब को जोड़ेंगे, अगर 80 पूर रहा है तो 33 सही है, ठीक है ना। और इनको मिला करके जो होता है ये है 29 हड्डी, इसको बोलते हैं एस्कल, SKULL स्कल। खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी, ये पूरे वाला भाग जो है ना एस्कल, इसको खोपड़ी है। हमारे ब्रेन को जो है ब्रेन को जो है क्या करते हैं, अरे प्रोटेस्ट करके इसी ने रखता है स्कल ने, सुरक्षा प्रदान स्कल नहीं करते हैं। ये पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, एपेंडिकुलर, APPENDI, APPENDI होगा यहाँ पे, APPENDICULARS, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको पढ़ते हैं उपांगीय, हर्षोपमा का अंशवार दीर्घी का ये उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है ना। ये कितना है 126। और ये कौन सा होता है बच्चों, तो हाथ वाला और पैर वाला। हाथ और पैर में हमें जब एक एक करके पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक हाथ में शायद 30 हड्डी होती हैं, एक हाथ में शायद नहीं 30 हड्डी होते हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, तो 30 करके 60 हड्डी। फिर 23 पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, इस तरह करके जो है होता है कितना हड्डी, तो ये हो जाएगा आपका 130 दूना 60, 60 दूना और भी होते हैं, पढ़ाएंगे जब बताएंगे। इतना समझ गए, इतना पढ़े थे, फिर से देख लेते हैं एक बार। 120 हड्डी को दो भागों में बांटते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर। एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय, अक्षीय में कौन कौन आ जाता है, ये सारा, मतलब इसकी दिशा अलग अलग है अक्षीय का, तो हम लोग याद करेंगे अक्षीय को बोलते हैं ये वाला भाग अक्ष हो जाता है, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक जो है कमर वाला भाग अक्ष हो जाता है, ये समझेंगे। और जिसकी दिशा समान है इसको बोलते हैं उपांगीय। हाथ और पैर को क्या बोलेंगे, ऊपर से आया तो उपांगीय, इस तरह याद रख लो कि हाथ पैर ऊपर हटा हुआ है तो ये उपांगीय, ठीक है ना। तो ये उपांगीय में हो गया 126। उसके बाद पढ़े थे ज्वाइंट्स, नहीं ज्वाइंट पढ़े थे, ज्वाइंट। ये तो याद हो जाते हैं, ज्वाइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होता है, ठीक है ना। ज्वाइंट पढ़े थे, JOINT, ज्वाइंट को हिंदी में बोलते हैं संधि, संधि। एक होता है इमूवेबल, IMMOVABLE, इमूवेबल, जो नहीं घूमते हैं ना उसको बोलते हैं इमूवेबल, जो हड्डी नहीं घूमते हैं। हाँ, जैसे दांत, क्या आपका दांत घूमेगा, दांत तो जहाँ वही है ना, दांत घूमेगा तो टूट गया। खोपड़ी, ये खोपड़ी क्या घूमता है, नहीं घूमता है, तो इसको बोलते हैं रेशेदार और अचल संधि, हिंदी में इसको बोलते हैं अचल, अचल मतलब कहीं नहीं चलता है। रेशेदार, रेशा को अंग्रेजी में लिखते हैं फाइबर्स, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो दांत आ जाएंगे इसमें, दांत और खोपड़ी, खोमो का पौड़ और दीर्घी का खोपड़ी। खोपड़ी को कहीं कहीं यहाँ लिख देते हैं, इसको सूचर कहते हैं, खोपड़ी को संदुर्गु का चौर और सूचर। पूछेगा सूचर 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 हड्डी क्या मूवेबल है या नहीं है, तो ये मूवेबल नहीं है, ये इमूवेबल है, मतलब घूमते ही नहीं है, ये अचल है, रेशेदार है, ठीक है ना। स्लाइटली मूवेबल, जो हल्का घूमता है उसको बोलते हैं स्लाइटली, SLIGHTY, स्लाइटली मूवेबल, MOVIVABLE, मूवेबल। हाँ, अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि जो थोड़ा सा घूमता है ना उसको बोलते हैं अपूर्ण संधि।
इसके अंदर आ जाता है पसली पिंजरा। रिप्स, रिप्स बोल लो, रिप्स, RIBS, रिप्स, जिसको पसली बोलते हैं, पौसल और दीर्घी का पसली। पसली समझ रहे हो ना, ये वाला इस तरह होता है ना, इस तरह ये टाई होते हैं ना, ये टाई, इसमें जो इस तरह होते थे ना, इसको बोलते हैं पसली। जो चेस्ट में आपके सीने में है ना, ये सो बोलते हैं पसली। उसके बाद इसी में आ जाता है बैकबोन, BAC के बैकबोन, BAC के बैक बोन, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, वो आ जाता है किसमें, स्लाइटली मूवेबल में, मतलब वो हल्का सा घूमता है। जैसे आप, अगर आपके रीढ़ की हड्डी एक ही रहता तो क्या आप नीचे देख पाते, ऐसे झुक पाते, नहीं झुक पाते। क्या आप सीधा खड़ा है तो सीधा ही खड़ा रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मूवेबल करते हैं ना हल्का सा। आप इधर घूमते हैं तो घूमते हैं तो आपकी हड्डियां जो है, ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, ये वाला घूमते हैं तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही। तो ये घूम रहा है जो, मतलब थोड़ा सा घूमता है, तो उसको बोलते हैं अपूर्ण स्लाइटली मूवेबल। ये याद रखना है, नामों से ही याद रखना है कौन सा हड्डी कहाँ मिलते हैं, और उसको किस तरह पढ़ाए थे वो भी देख लेना, वीडियो में लंबी क्लास चली थी उसकी, इसकी। फ्रीली मूवेबल, एक है FREALY, फ्रीली, MOVABLE, मूवेबल, पूर्ण संधि, मतलब जो पूरी तरह से घूमते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण संधि, फ्री मूवेबल। इसके अंदर बहुत सी हड्डियां आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाते हैं बैकबोन, बैकबोन को बोलते हैं कंदुक खलिका हड्डी, BAC के बैकबोन। अच्छा, इसमें आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट, गलत पढ़ा दिए, बोल दी, बॉल, BALL, बॉल एंड सॉकेट, SOCKET, सॉकेट, इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि, लिख लेना क्योंकि पढ़ाए हैं ये सब चीज को। ये आते हैं कंधा में, कंधा में और कमर में, कमर में। कंधा ये यहाँ से जो ये घूमता है ना, इस तरह घूमता है, जहाँ से घूमते हैं वहीं पे है कौन सा, बैक बोन। बैक करते हैं, आगे करते हैं, इस तरह याद रखो, घुमाते हैं बैक बोन, बैक बोन, बैक बोन। हाथ में बैक बोन, कहाँ पे, कंधा में बैक बोन, बैक बोन, कमर में बैक बोन, कमर में बैक बोन, कंधा में बैक बोन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंदुक खलिका हड्डी अति संधि। एक पढ़े थे, इसी का छोटा रूप था SADDLE, सडल, सडल जॉइंट, इसको बोले, ये है कहाँ पे, अंगूठा में। ये कहाँ मिलेगा, अंगूठा में, अंगूठा में जो है ना, ये सब में, इसमें है सडल। उसके बाद पढ़े थे पाइवोट संधि, PIVOT, पाइवोट संधि, इसको बोलते हैं खूटी संधि, खूटी, या इसी को दुराग्र संधि इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दुराग्र संधि। पाइवोट संधि को बोलते हैं खूटी संधि या तो दुराग्र संधि। ये याद रख लो, ये पूर्ण मूवेबल है, क्वेश्चन पूछ देंगे इस तरह के, पाइवोट संधि या खूटी संधि या दुराग्र संधि क्या पूर्ण मूवेबल हैं, तो बिल्कुल पूर्ण मूवेबल हैं, पूरी तरह से घूमते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे, गर्दन में। कहाँ पाते हैं, ग न, गर्दन में। आपके गर्दन इसको इस तरह जो जोड़ते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं पूर्ण मूवेबल संधि, अति दुराग्र संधि या खूटी संधि। नहीं कहता है तुम्हारा यहाँ गर्दन से मारेंगे ना तुम्हारा खूटा उखड़ जाएगा, तो यहाँ पे याद रख लो, खूटा है यहाँ पे, खूटा, दुराग्र संधि। उसके बाद पढ़े थे हिंज संधि, इधर लिख दे हिंज संधि, हर्षी का अनुस्वार ज, हिंज संधि, अंग्रेजी में भी हिंज बोलते हैं, और हिंज को भी कब्जा संधि बोलते हैं, इसको कब्जा का कब्जा संधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंज को कब्जा संधि बोलते हैं, जैसे कोहनी में, कोमो का ह नहदीर्घी का कोहनी में, और घुटना, गौरसू का ठ नमा का घुटना या ठेहुना में, ठमे का ह नमा का ठेहुना में,
ये सब में कैसा है, तो कब्जा संधि, कौन सा संधि है, कब्जा संधि, ये है ना, ये वाला, हाँ, ये 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 है कब्जा संधि। ये एक तरह खुलता है फिर जाता है, खुलता है फिर जाता है, अगर पूरी तरह से घुमा दे तो टूट जाएगा नीचे, ठीक है ना। एक पढ़े थे ग्लाइडिंग, एक पढ़े थे ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग, जो इसको स्लिपरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्लिपरिंग बोलते हैं मतलब ये फिसलता है। ये कहाँ मिलेंगे, कलाई में, क लमा का दीर्घी कलाई में, और हथेली में, हथये का लदीर्घी का हथेली में, ये वाला को कलाई बोलते हैं। ये वाला भाग दिख रहा है ना तुम्हारा, यहाँ से नहीं कहता है तुम्हारा कितना कलाई कितना नाजुक है रे, देखना, ये कलाई बोलते हैं। ये स्लिप हो रहा है इस तरह, ये घूम रहा है, फैल रहा है, स्लिप हो रहा है, इसको इसीलिए बोलते हैं स्लिपरिंग संधि। और कुछ पढ़ाए थे कि एक्सरे की खोज किसने किया था। कहीं पे हड्डी क्रेक हो गया, आप गिर गए हैं तो आपको कैसे पता चलेंगे, पहले तो पता इस तरह चलते हैं, अगर आपका क्रेक हो गया तो वहाँ पे धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है। जब क्रेक हो गया तो उसमें तेल मालिश नहीं करना चाहिए, खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। कहीं पे क्रेक हो जाता है तो उसको क्या करना है, उसको खाने पीने के लिए नहीं देना है। टूटी हड्डी पे जो है किसी भी तरह से मालिश नहीं करना है, ठीक है ना। अगर उसको जल्दी से हो तो उसको अस्पताल पहुंचा देना है। चोट की जगह पर जो है बर्फ वगैरह डाल देना है ताकि उसको ठंडक महसूस हो। हाँ, हड्डी जहाँ भी टूटी हुई है वहाँ पे पट्टी कर देना है, ठीक है ना। ये करना है पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरे, XRAY, एक्सरे करते हैं ताकि उसकी पता चले। एक्सरे की खोज किया था रॉन्टजन ने, रॉन्टजन ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सरे की खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने। फिर पढ़ाए थे हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ते हैं। तो एक होता है टेंडन, TANDDOM, टेंडम। ये क्या करते हैं, टेंडम, इसको टेंडम बोलते हैं और हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, कमन स्वर ड रमा का कांड्रा, टेंडम को हिंदी में कांड्रा बोलते हैं। और ये जोड़ते हैं मांस को हड्डी से, या हड्डी को जोड़ते हैं मांस से, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। हड्डी को जोड़ते हैं किससे, मांस से, मांसपेशी से। फिर से बोलते हैं टेंडम, या इसी को कांड्रा बोलते हैं। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ते हैं, टेंडम। और एक होती है लिगामेंट, LIG, ये LI लिखें, G, ये MENT, लिगामेंट, क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, लिगामेंट इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बॉन, BONE, बॉन को बॉन से जोड़ते हैं। बॉन मतलब हड्डी, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं कौन, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेंगे, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेंगे, लिगामेंट। और एक और पढ़ाए थे कि गोरा आदमी कैसे हो जाता है। तो गोरा आदमी कितना जो है, मतलब वो समझता है हम बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं, खूब हमारे बराबर बराबर आईना देखते ही रहते हैं, वो देखते रहते हैं। क्या तुम लोग भी आईना देखते रहते हो बार बार। गोरा कोई और काला कुछ नहीं है, उसमें मेलेनिन की काम है। जिसमें मेलेनिन पिगमेंट होते हैं, जिसमें ज़्यादा है वो गोरा, काला है। जिसमें मेलेनिन पिगमेंट कम है वो क्या है, गोरा है, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि हड्डी किससे मिलकर के बना हुआ है। हड्डी किससे मिलकर के बना हुआ है ये भी बताए थे। ये हो गया हड्डी, ये हो गया हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, हड्डी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बॉन्स। हड्डी एक क्या है, बोन टिश्यू है, TISSU, टिश्यू। हाँ, ये क्या है, उत्तक है। उत्तक पढ़ाएंगे आगे क्या होता है, खून से मिलकर के उत्तक बना होता है। ये एक उत्तक है हड्डी। ये किससे मिलके बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 देख लेते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम CaCO4, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट प्लस ओसिन प्रोटीन। ओ सदीर्घी का न ओसिन, प्रसंजु ओ का तदीर्घी का न प्रोटीन। ओसिन को अंग्रेजी में भी वही लिखते हैं ओसिन, ठीक है ना, और प्रोटीन को तो प्रोटीन ही लिखते हैं। इससे मिलकर के हड्डी बने होते हैं। हम फिर बताए थे कि खून कहाँ निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो हड्डी में ही होता है खून निर्माण। कहाँ होता है खून निर्माण? हड्डी में। और खून को भी हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमो का मतलब आयरन, जिसमें लोहा की मात्रा होता है, उसी को बोलते हैं आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये 2 बार 1 दिन बार इसको देख लेना, इस वीडियो को, या तुम लिख के, और इसको बार बार पढ़ना। ये थोड़ा सा जो है भूलने वाला चीज़ होता है कि कौन सा कहाँ आएगा। जैसे हम लोग क्या पढ़े, इमूवेबल मतलब जो नहीं घूमता है उसको बोलते हैं अचल या रेशेदार संधि। ये दांत और खोपड़ी में, खोपड़ी को सूचर बोलते हैं। खोपड़ी अपना ऊपर वाला भाग क्या है? खोपड़ी है। और दांत तो जानबे करते हो तुम लोग, दांत को अंग्रेजी में टीथ बोलते हैं। उसके बाद बोले थे स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मतलब जो होता है थोड़ा घूमता है, उसको बोलते हैं अपूर्ण संधि। रिब्स, पसली और बैकबोन। पसली जो आपका सीने वाला हड्डी है, सीना में जो पिंजरा था आपका, बत्ती जिसको बोलते हो, वो पसली है। और पसली कितना है? 24 है। और एक जो पसली को जोड़ता है, ये सीने वाला बीच में होता है, ये टाई की तरह, टाई पहनते हो जब स्कूल जाते हो तो, वो होता है, उसको बोलते हैं एस्टर्नम। ये कुल मिला के 24 होता है। पेयर में पूछेगा तो 12 पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ी। फिर पढ़ते थे फ्रीडली मूवेबल, जो पूरी तरह से घूमते हैं उसको बोलते हैं फ्रीडली मूवेबल। उसमें एक पढ़े थे पहले, बैक बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट को हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। ये कंधा में और कमर में होता है कंदुक खलिका संधि। कमर में हाथ से ज्यादा काम क्या करते हैं? ये हाथ घूम रहा है, पूर्ण मूवेबल। फिर सेडल, अंगूठा वाला भाग, संधि को बोलते हैं सेडल। पाइवोट संधि को खूंटी संधि या दुराग्र संधि बोलते हैं। गर्दन में जो है होता है, गर्दन को जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सिर से, शरीर से और गर्दन, सिर को शरीर से जोड़ने वाला भाग को कौन से बोलते हैं? वो है पाइवोट संधि। मतलब ये शरीर हो गया और ये सिर हो गया, ये दोनों अलग अलग भाग हैं, तो इसको जोड़ के रखा है कौन? वही आ गया पाइवोट, जिसको खूंटा या दुराग्र संधि बोलते हैं। फिर पढ़े थे हिंज संधि। हिंज मतलब हिंदी में हिंज भी, अंग्रेजी में भी हिंज ही लिखते हैं, जिसको कब्जा संधि बोलते हैं। जैसे केबाड़ में कब्जा लगाते हैं, खोलते हो लगाते हो, खोलते हो लगाते हो, लेकिन इसमें यह है कि ये पूरा चारों बगल नहीं घूमते हैं। कोहनी, जैसे कोहनी में होता है, ये देखो ये इससे घूम रहा है, ये घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, ये जो घुमा तो ये तो यहाँ से घुमा, यहाँ से तो नहीं ना घुमा। घुटना में जिसे ठहना भी बोलते हैं, यहाँ पे भी मिलता है। उसके बाद पढ़े थे एक ग्लाइडिंग, जिसको स्लिपरिंग भी बोलते हैं। जैसे हाथ वाला कलाई में, यहाँ पे कलाई में ये देखो स्लिपरिंग है, और हथेली में स्लिपरिंग हड्डी है। साइंस की 8 पार्ट हो चुके हैं। आप 8 पार्ट देखो, समझ में आएंगे। ये क्लास 6 की साइंस है। इसके बाद चलेंगे 7 में। हालांकि 6 का सारे चीज़ पढ़ेंगे, जो भी पार्ट होते हैं इसमें। साइंस हो गया तो मैथ पढ़ेंगे, मैथ हो गया तो और भी जो है सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का टॉपिक है हमारे चारों ओर परिवर्तन। हमारे चारों ओर परिवर्तन।
परिवर्तन, हमारे चारों ओर परिवर्तन, चेंजिंग अराउंड अस। देखो, जब मौसम बदलते हैं, गर्मी के समय में गर्मी, ठंडी के समय में ठंडी, तो ये क्या है? एक परिवर्तन है। ठीक है ना। अपने जीवन काल में बहुत से परिवर्तन देखे हैं। जब कुछ बादल जब हमारे चारों ओर आ जाते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, अपने दैनिक जीवन में बादल या तो देखे हैं या महसूस करते हैं। कुछ बादल आपको अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। मतलब जो बादल आपको, कुछ बादल ऐसा भी है जो आपको अच्छे लगने लगते हैं, कुछ नहीं भी लगते। ठीक है। कुछ बादल हमारे चारों ओर अपने आप आते हैं, जैसे खेत में फसल के समय फलते, जैसे जैसे खेत में फसल समय के साथ पकते हैं, पीले होते हैं, सूख कर पेड़ से गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं। नहीं, समय के साथ ही ना पेड़ में सारा परिवर्तन होता है। खेत में फसल पकते हैं, फिर फसल धीरे धीरे पीला होता है, पीला होने के बाद वो सूखने लगता है। देखना, धान धीरे धीरे पीला रूप में होने लगता है, और पीला के बाद जो है आप समझ जाएंगे कि अब जो है पकने लगा। पकने लगा तो उसको क्या करेंगे? वो सूखने लगेगा, सूखने के बाद ही ना काटते हो, फिर सूख कर गिरने के पहले काट देते हो। फूल खिलते हैं, फिर फूल मुरझा जाते हैं। अब ठीक है ना। आपके शरीर में भी बहुत परिवर्तन होते हैं, जैसे आपके नाखून या बाल बढ़ते ही हैं, किसके किसके नाखून नहीं बढ़ते हैं। नाखून भी एक, नाखून जो में है वो केसिन केरोटिन प्रोटीन है नाखून में और बालों में। कौन सा प्रोटीन है? केरोटिन प्रोटीन से बनते हैं नाखून और बाल। हालांकि नाखून में कैल्शियम पाए जाते हैं, बालों में कैल्शियम पाए जाते हैं, खूनों में कैल्शियम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बताएं जो, वो याद रखना। कभी आपको अपना वजन भी बढ़ा हुआ महसूस होता है? क्या आपका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आप 5 किलो के हैं तो कुछ दिनों के बाद तो 6 किलो का होगा ही, नहीं होगा? दही से दूध बनता है, दही से दूध बना तो परिवर्तन हुआ ना। तो दही से जो दूध बनता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया लगता है, जिसमें दही डाल देते हो दूध गर्म करने के बाद, वो एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसी के कारण वो दूध जम जाता है, दही बन जाता है। ठीक है ना। रात का होना, दिन और रात का होना, यह भी परिवर्तन है। मौसम का बदलना परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ से फिर से पानी बन गया तो परिवर्तन हुआ। रोटी का बनना, आप आटा गूंदे थे उससे रोटी बनाया तो परिवर्तन हुआ। फल का पकना परिवर्तन हुआ। हाँ, इत्यादि हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन ही है। मतलब ये जितने सारे चीज़ बताएं, रोटी पकना, ठीक है ना, मौसम का बदलना, फल का पकना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना। कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे फल का पकना। अगर फल पक गया आपका तो आप क्या करेंगे? उसको खाते हो। अगर फल नहीं पकता तो क्या उसको आप खाते? नहीं खाते। तो कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है ना। दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक हैं। कैसे है हानिकारक? जैसे भोजन का खराब हो जाना। आप भोजन बनाए हैं, उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए तो खराब हो गया, तो क्या आपके लिए हानिकारक नहीं है? इन सभी परिवर्तनों को भिन्न भिन्न समूहों में रखने की कोशिश कीजिए। आप इसको अलग अलग समूह में रखिए। क्या परिवर्तन में कुछ समानता है? आप देखो कि किसमें क्या क्या समानता है, किसमें समानता नहीं है। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय हैं? आइए विभिन्न क्रियाकलाप से समझते हैं। क्या सभी उत्क्रमणीय हैं? देखो, एक शब्द आया उत्क्रमणीय, लिखते हैं यहाँ पे उत्तक संजो क्रमनदीर्घी का, ये उत्क्रमणीय। और एक हो जाता है उत्क्रमणीय। अ का मतलब भी बताए थे पिछली कक्षा में कि नेगेटिव होता है, नकारात्मक ही होता है लगभग, हालांकि सभी जगह नहीं होता है।
उत्कर्मणीय का मतलब वो हुआ जिसको आप जैसे आटा गूंथते हो ना, आटा गूंथते हो, लोया बना लिए आटा गूंथ के। आटा गूंथना मतलब आटा सान रहे हो, तो आटा को सान लिए, गूंथ लिए उसको, और उसे गोली बना दिए और उसको रोटी बेल दिए। लेकिन रोटी बेल दिए हैं और फिर से सोचेंगे कि वो गोली बना लें तो फिर से बन जाएगी। ये हो गया उत्कर्मणीय परिवर्तन, मतलब जिसको फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं उसको बोलते हैं उत्कर्मणीय। जैसे अगर उसी रोटी को पका के आप तावा में दे देते बेल करके और वो पक जाती रोटी, तो हो जाता उत्कर्मणीय परिवर्तन। पका हुआ रोटी को फिर से वापस आप गोली नहीं बना सकते, ठीक है ना। जिसको वापस नहीं ला सकते उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय परिवर्तन। चलो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने एक गुब्बारा फुलाया होगा, जिसको फुलाका कहते हो ना, उसको गुब्बारा। अगर उसको फुला देते हो और फुलाए कुछ देर के बाद उसका हवा निकल गया, फिर से देखना जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया, ये कैसा परिवर्तन हो गया? उत्कर्मणीय परिवर्तन। जैसे एक कागज को आप मोड़ के जहाज बनाते हो, स्कूल में मन नहीं लगने लगता बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, तो अपना कॉपी का कागज कुछ फाड़ लेते हैं पन्ने और उससे कुछ खिलौना बना लेते हैं, कुछ जहाज बनाते हैं, कुछ पतंग बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, और फिर से उस पन्ने को खोल के उसी कॉपी में रख देते हैं। मतलब कागज से क्या बनाए, जहाज वगैरह बनाए, फिर से उसको खोल के कागज बना लिए, तो वो फिर से उसी अवस्था में आ गया, उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय परिवर्तन। अगर उसी कागज को बोड़ के और उसके जिस तरह आकार बनाए थे खिलौने का, जहाज का, उसको कैंची से साइड को काट दें और फिर से खोलेंगे तो जितना कागज का हिस्सा था उतना वापस नहीं आया, तो उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय परिवर्तन। हालांकि ये अभी और आगे बताएंगे, इसी में है, ठीक है ना। पढ़ के समझाएंगे, ठीक रहेगा। यहाँ तक तो समझ चुके हैं। एक कागज वाला बताएं, एक गुब्बारा वाला बताएं, एक रोटी वाला बताएं, 3 परिवर्तन बताएं। आपने तीनों परिवर्तन में जो है समानता कुछ पाया? बिल्कुल समानता पाए तीनों परिवर्तन में। जिस अवस्था में था पुनः उसी अवस्था में आ गया तो समानता है, और नहीं आया तो असमानता है। गुब्बारा को पूर्व आकार और आमाप में वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। गुब्बारों को फुलाते हैं फिर आ जाते हैं। क्या आप कागज में हवाई जहाज पुनः कागज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आटे की रोटी को लोई में परिवर्तन कर सकता है? हाँ ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसी को पका लेंगे तो वापस नहीं ला सकते। उसी गुब्बारे को लीजिए और आप फुला रहे थे, जिस गुब्बारे को फुला रहे थे उसको फिर से फुलाइए। उस गुब्बारे में को पूरे भाप में फुलाइए, पूरे माप में फैलाइए, भाप में नहीं माप में फुलाइए, मतलब बड़ा सा फुला लो गुब्बारे को पूरे से। और उसमें टूथपिक, मतलब कोई पिन वगैरह, टूथपिक मतलब होता है पिन से कोशिश से छेद कर देना। फिर से गुब्बारा फट गया, फट गया तो कैसा फटा? टुकड़े में फट गया, कुछ हो सकता है कि ज़्यादा फट गया या उसी सुई की नोक के बराबर फट गया। फिर से क्या उसी रूप में आ सकता है? नहीं आ सकता। आप जिस कागज से हवाई जहाज बना रहे थे उस कागज में हवाई जहाज का चित्र बनाइए और कैंची से उसको काट दीजिए। अगर हम उसको काट देते हैं तो क्या फिर से उतना कागज आ सकता है? नहीं आ सकता है। आटे की लोई को जो बनाए थे उसको रोटी पका लीजिए, सेक दीजिए। क्या रोटी तवे पे रख देने के बाद फिर से आएगा? नहीं आएगा। क्या फटे हुए गुब्बारों से पुराना वाला गुब्बारा प्राप्त किया जा सकता है? अगर फट गया गुब्बारा तो क्या पुराना गुब्बारा प्राप्त कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हैं सर। बेलून गुब्बारा मतलब समझ रहे हो ना, बेलून जिसको फुलाते हो, अगर उसको फुला रहे थे फट गया तो जिस तरह तुम पहले लाए थे दुकान से खरीद के उस तरह फिर फटने के बाद हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या जिस आटे की लोई रोटी बन गई उस रोटी को वापस आटे की लोई प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। तो इससे जो है क्या समझ में आता है कि कुछ परिवर्तन
कहते हैं कि समझ गए कि होने वाले कुछ परिवर्तन ऐसे भी होता है जिससे वापस पदार्थ में नहीं ला सकते हैं। हाँ, परिवर्तन को दो तरह से बांटा गया है, उत्कर्मणीय परिवर्तन और नहीं लिख के इसको अनु लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसको बोलेंगे अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन, अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन, ठीक है ना। वही चीज को फिर से है कि जिसको आप पुनः परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय परिवर्तन, और जिसको नहीं ला सकते हैं उसको बोलेंगे अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन। और इसके ऊपर कुछ चार्ट बनाते हैं, उसमें बताना है कौन सा उत्कर्मणीय परिवर्तन है और कौन सा अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन है, उसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। हम लिखते हैं इधर परिवर्तन, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, स्पेस थोड़ा बन जाएगा आपके लिए। एक इधर लिखते हैं परिवर्तन, परिवर्तन। अच्छा, ये हम परिवर्तन बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? परिवर्तन का मतलब तो बता रहे हैं, मतलब बदल जाना, उसी को बोलते हैं परिवर्तन। आप आटा से रोटी बना लिए तो बदल गया ना। गेहूं को पीस के आटा बना लिए तो बदल गया ना। क्या गेहूं को पीस दिया, आटा बना दिए, फिर से क्या गेहूं उस आटा से प्राप्त कर सकते हो? नहीं। इसी क्वेश्चन को आपको बनाना है, अब हम नहीं बताएंगे, तुमको बनाना है, ठीक है ना। ओ तक संजु क्रम न दीर्घी का, ये उत्कर्मणीय में टिक लगाना है। और अनहर्षु का अनु तक संजु क्रम न दीर्घी का, ये अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन, ये बनाना है। चावल के गाढ़े घोल से इडली बनाना, चावल के घोल से इडली बनाना लिख देते हैं। चावल के गाढ़े मतलब वो गाढ़ा हो जाता है ना, गाढ़े घोल से इडली बनाना, हर सही टल दीर्घी का इडली। कैसा परिवर्तन है तुम लोग को बताना है। इडली जो बन गया चावल से, तो कागज से न बनाना, कमा का गज, कागज से न बनाना, कैसा परिवर्तन है, इसमें टिक लगाना है। गीली कपड़े को सुखाना, गीले लिख देते हैं, गीले कपड़े को स्पेस कम रह गया यहाँ पे, सुखाना। गीले कपड़े को सुखाना, कैसा परिवर्तन है। लकड़ी को जलाना, दीर्घी का लकड़ी को जलाना, कैसा परिवर्तन है। दूध से पनीर बनाना, दूध से दुर्घु का दूध से पनीर बनाना, पनीर बच्चों दूध का ही होता है। पनीर खाया है, कौन कौन खाया है पनीर, हाथ उठाना। अनाज पीसकर आटा बनाना, अनाज पीसकर आटा बनाना, आटा बनाना। गाय के गोबर से बायोगैस तैयार करना, गाय के गोबर से, गोमों का वर, गोबर से ही बायोगैस बनते हैं। बायोगैस बनाना, यहाँ तक दिख रहा होगा बोर्ड। फिर गीले कपड़े को सुखाना, गीले कपड़े को सुखाना, गीले कपड़े को सुखाना, सुखाना में ख पहले लिखा जाता है, सरसों का, खमा का, नमा का। सुखाना कैसा परिवर्तन है बताना है।
कच्चे अंडे को उबालना। क च संजू ए का कच्चे अंडे लिखते हैं, अंडे को उबालना। उबालना बताना कैसा कैसा परिवर्तन है। कौन बना पाएगा? हाथ उठाओ। चावल से इडली बनाना। क्या चावल से जब तुम इडली बना लिया फिर इडली से चावल बना सकते हो? तो नहीं बना सकते हैं सर। उत्कर्मणीय परिवर्तन। कागज से न बनाना। सर कागज से न बनाए फिर से खोल देंगे तो कागज बन जाएगा। उत्कर्मणीय परिवर्तन। गीले कपड़े को सुखाना। सर गीला कपड़ा को सुखाएं फिर से गीला कर सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। लकड़ी का जलना। जो लकड़ी जल गया फिर से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं सर। उत्कर्मणीय परिवर्तन। दूध से पनीर बनाना। दूध से पनीर बना दिए, क्या पनीर फिर से पनीर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर। उत्कर्मणीय परिवर्तन। अनाज पीसकर आटा बना दिए, क्या आटा से फिर से अनाज बना सकते हैं? सर नहीं बना सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। और एक चीज जाने कि जिसको वापस नहीं ला सकते हैं, इसी उत्कर्मणीय को एक दूसरी भाषा में भी पढ़ेंगे हम लोग अगली कक्षा में। इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको पुनः अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता। जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जब जंग लग गया तो जो लोहा पहले स्थिति में था क्या फिर से उसी स्थिति में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते उसको। ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, ये अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, अभी उस पर ध्यान मत दो। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। जिस गोबर से तुम बायोगैस बना दिया क्या उसको फिर से बना सकते हो? गोबर नहीं बना सकते हैं सर। उत्कर्मणीय परिवर्तन। गीले कपड़े को सुखाना। गीले कपड़े को सुखाना। अच्छा गीला कपड़ा था तो उसको सुखा दिए फिर से गीला कर सकते हैं? उत्कर्मणीय परिवर्तन। कच्चा अंडा को उबालना। कच्चा अंडा था, उबाल दिया, पक गया अंडा, फिर से उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। कौन सा परिवर्तन? उत्कर्मणीय परिवर्तन। फिर से बताएंगे। चावल से इडली बना दिए, फिर से इडली से चावल तो नहीं बना सकते हैं, जिसको वापस नहीं ला सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। कपड़ा से नाव, कागज से नाव बनाना। सर नाव को खोल देंगे कागज बन जाएगा। उत्कर्मणीय परिवर्तन। गीले कपड़े को सुखाना। सर कपड़ा सुखा दिए तो फिर से गीला कर सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। लकड़ी का जलना। लकड़ी सर जल गया, अब तो लकड़ी जल गया, वो काला हो गया। उत्कर्मणीय परिवर्तन। दूध से पनीर बनाना। कौन कौन पनीर खाए हो? क्या पनीर से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। अनाज पीसकर आटा बनाना। आटा से अनाज बना सकते हो? गेहूं पीस के गेहूं बना सकते हो? नहीं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। जो गाय के गोबर से गैस बना दे फिर गोबर कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। उत्कर्मणीय परिवर्तन। गीले कपड़े को सुखाना। गीला कपड़ा सुखाएं फिर से गीला कर सकते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन। कच्चे अंडे को उबालना। उत्कर्मणीय परिवर्तन। परिवर्तन को अंग्रेजी में चेंज बोलते हैं। क्लास स्पीड तो नहीं है, तेजी तो नहीं है ना, आराम से, ठीक है ना। कमेंट पे लिखना, इसी तरह रहने दीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आधी नहीं हो रहा क्लास में, तो पढ़ने से और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं आपने जो भी पढ़े उदाहरण ऊपर में उसको समझा, उसको जानने का प्रयास किया और परिवर्तन स्वयं हो रहा है, हो गए हैं या किन्हीं कारण से ये परिवर्तन हुआ है। हाँ, कुछ और परिवर्तन को देखते हैं। जैसे हम लोग घर में रखे हरा केला है, उसको 2 दिन 4 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन, उसके बाद देखना वो धीरे धीरे क्या होता है, पीला हो जाता है। और पीला होना ही क्या हो गया, पकने लगता है। पीला जैसे धान पीला होने लगता है तो पकने लगता है, उसी तरह केला पीला हो गया तो वो पकने लगा। और पीला से फिर जब वो जो है गीले होने लगते हैं तो वो कैसा परिवर्तन हो जाता है, वो खराब हो जाता है वो केला।
तो ये अपने आप परिवर्तन हो गया। आपने लोहा को देखा होगा बनाते हुए, लोहा बनाने का कौन करता है? लोहार। लोहार। और लोहार जो है ना एक जनजाति होती है, जैसे संथाल जनजाति है ना, नहीं भी जानते हैं कोई तो जानते हैं सीधा सा संथाल, बच्चे बच्चे जानते हैं संथाल जनजाति है, आदिवासी हैं। तो उसी तरह लोहार एक जनजाति है जो लोहा बनाने का काम करते हैं, वो लोहार। ठीक है ना। जैसे आप कोई हथौड़ा वगैरह बनवाते हो, खुरपी कोदारी बनवाते हो, ठीक है, तो उसकी जो है आकार जो है ना वो छोटा रखता है, लकड़ी से छोटा रखता है। अब उस लकड़ी को उसमें डालने के लिए क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं। जैसे कचिया ले लो, कचिया को गर्म करते हैं और उस लकड़ी में ऐसे डाल देते हैं और फिर से ठोक देते हैं। तो उसको गर्म इसलिए करते हैं कि इसकी गर्म गर्म, जैसे आप हथौड़ी वगैरह बनवाते हो इस तरह हथौड़ी होता है। कैसे बनाए हथौड़ी? चलो ये कोदाली बना लेते हैं, ये हो गया कोदाली वगैरह कुछ हो गया, ये हो गया कोदाली मान लो। अब ये भला भाग जो है ये छोटा है और लकड़ी जो है इससे मोटा है, ये लकड़ी इससे मोटा है, तो इसमें कैसे वो डालेंगे? इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उसको गर्म करने के बाद वो क्या होता है, फैल जाता है। वो फैलने के बाद इस लकड़ी को फिर उसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद जब पानी डाल देंगे तो जिस अवस्था में पहले थे उसी अवस्था में फिर हो जाते हैं। ठीक है ना। अपने लोहार अपने अपने लोहार के पास देखा है कि प्रत्येक औजार में एक वलय होता है। वलय मतलब रिंग, वलय मतलब वलय, वलय मतलब रिंग, रहस्य का अनुस्वार गो रिंग, मतलब जो भी औजार बनाते हैं ना इस तरह वो गोल होता है। कोई भी औजार बनाए, खुरपी बनाते हैं तो उसमें भी गोल होता है ना, तो खुरपी में लगाते हैं जो डंटी, सब खुरपी में गोल नहीं होता। जैसे हथौड़ी बनाते उसमें गोल होता है, ठीक है ना। कोदाली बनाते उसमें गोल होता है। जैसे चक्का बनाते हैं, लोहा का चक्का बनाते हैं वो भी गोल होता है। जो हथे मतलब हाथ से छोटा होता है, हाँ, हत्था लगाने समय वलय को गर्म करता है जिससे उसका आकार फैल जाता है। उस वलय में आसानी से हत्था जमा जाता है और ठंडा होने पर वलय सिकड़ जाता है और हत्था कस जाता है। मतलब वही चीज़ बता रहे हैं कि जिसमें जो भी चीज़ बनाया उसकी आकार छोटी रखती हैं ताकि वो उसको गर्म करके फिर से उसको फैला देता है और फिर डाल देते हैं, और ठंडा होने के बाद फिर उसी अवस्था में जाता है, उसकी टाइट हो जाता है ताकि वो लूज ना हो या खुले नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार आप बैलगाड़ी देखे हो ना, किसने बैलगाड़ी देखा है? बैलगाड़ी का जो चक्का होता है इस तरह, बैलगाड़ी का इस तरह चक्का होता है, इस तरह गोल, थोड़ा नहीं बन पाया, गोल बनाते हैं। और जो भी चीज़ गोल है उसको क्या बोलेंगे, गणित की भाषा में वृत्त बोलेंगे। ये गोल है, मान लो बन ही रहे हैं, गोल रहे, सही से इधर आते बन जाएगा गोल, ये गोल है। हाँ सर ये गोल है, यहाँ पे इस तरह रहता है, ये यहाँ पे रहता है खाली जगह, और इस तरह रहता है, इस तरह चक्का रहता है। जैसे मोटरसाइकिल में भी देखना, जिसमें इस वो वाला आता है ना लोहा वाला रिंग, ये जैसे साइकिल में होता है उसी तरह होता है किसमें, बैलगाड़ी का चक्का। अब इसका भाग जो है इस तरह बना लिया, ठीक है। अब इसमें जो बाहरी वाला भाग बनाते हैं ना वो लोहा का इस तरह इसमें चढ़ाते हैं इसको बाहर से। तो इसको कैसे चढ़ाएंगे, तो वो जो बाहरी वाला भाग चढ़ाते हैं अगर उसी साइज का बनाता पिना देता तो 4 चक्कर घूमता फिर से गिर जाता। तो इसको छोटा बनाते हैं, इससे जो भी इसकी आकार है उससे छोटा, और छोटा बना के क्या करते हैं उसको गर्म कर देते हैं, ये बाहरी वाला भाग को गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं उसके भाग क्या होता है, फैल जाते हैं। और फैलने के बाद इसमें चढ़ा देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, वो फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है ना। ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। आप एक छोटी सा मोमबत्ती लीजिए और छोटी मोमबत्ती लो और उसकी लंबाई को माप लो। कोई मोमबत्ती ले लो, ये मोमबत्ती है, हाँ, और इसको माप लो कितनी ऊंचाई ही है और उसको जला दो। देखना कुछ समय के बाद उसने आकार को छोटा हो जाता। तो ये भी एक क्या है, परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन
भी हैं और भौतिक मतलब जो भाग कुछ बच जाता है उससे फिर से पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन भी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से छोड़ते हैं ये, और भी चीज़ें छोड़ते हैं, छोड़ो बड़ी कक्षा में पढ़ाएंगे उसको। और अगर मोम को फिर से कोई मोम ले लेते हैं और उसको क्या करेंगे, गला देते हैं, मोम को हीट दे करके उसको गला देते हैं और फिर उसको थोड़ा देर के बाद जो है ठंडा कर देते हैं, फिर से उसी अवस्था में फिर मोम बना सकते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे उत्कर्मणीय परिवर्तन। ठीक है ना। मोम पिघल जाता है, क्या पिघले हुए मोम से पुनः मोम प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपने दूध से दही बनाते हुए देखा है कि नहीं? गुनगुने दूध में थोड़ी सी क्या कर देते हैं, दही की मात्रा डाल देते हैं और कुछ घंटे के बाद दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? उत्कर्मणीय परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उत्कर्मणीय कैसे बोलेंगे उसको बोलेंगे अनु उत्कर्मणीय परिवर्तन। दही बन गया तो वापस कैसे बने, फिर से दूध ला सकते हो? नहीं ना ला सकते हो। थोड़ी देर पहले बताए थे दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया काम करते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है ना। और कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, मतलब आपके शरीर की इधर बनाते हैं, कोई हड्डी टूट गया तुम्हारा, मान लो ये पाँव है, हाँ ये पाँव है, मान लो ये तुम्हारा पाँव है और यहाँ से टूट गया, तो इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको जोड़ने के लिए एक प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पी, अरे थोड़ा सा रुको, उसको बोलते हैं पीओपी नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पूरा नाम ही होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर प्लस संजू आका सटा संजू र प्लास्टर, इसको हिंदी में लिखेंगे ऑफ पेरिस, पे का और सी का पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें लेप देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को और इसमें हल्का पानी दे देते हैं, ना, फिर उसी अवस्था में जो है वो जम जाते हैं। जमने के बाद अगर वो जम जाते हैं तो फिर से क्या उसको वापस ला सकते हैं, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते? नहीं बना सकते, वो टूटने लगता है, भभरने लगता है। तो ये भी हो जाएगा उत्कर्मणीय परिवर्तन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं CuSO4, सी यू होगा ना, CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, नहीं लिखा है इसमें, कैल्शियम सल्फेट लिखते हैं इसको, हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब गीला रूप होता है, इसकी परत टूटी हुई हड्डी पर चढ़ जाती है, गीला होने के बाद सूखने पर यह कठोर हो जाता है, यह उत्कर्मणीय परिवर्तन है। मतलब जब पानी देते हैं तो वो गीला हो जाता है, उसको सानते हैं जब इसमें तो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं तो वो कठोर होने लगता है। सूखने के बाद जब सूख गया, कठोर हो गया, तो फिर से वो क्या तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते नहीं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। जर्सी का सपसंजू व जिप्सम। ये जिप्सम क्या है? ये है CaSO4.2H2.2H2O। ये 2H2O का मतलब समझ रहे हो, दो तो पानी, ये H2O ये क्या है? पानी है, पानी। और इसमें दो लगाती हैं, दो तो हाइड्रोजन है और एक तो ऑक्सीजन है। प्लास्टर ऑफ पानी, दो तो ये हो गया, दो दूना 4 तो हो गया, ये 2 और 2 इसमें। तो इसको अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे जिस तापमान को नापते हैं, सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस पे तापमान को नापते हैं और भी नापते हैं, तो इसको गर्म कर देते हैं ना। गर्म करने के बाद 1.5 गुना पानी, जो ये 2 है, इसका 1.5 हिस्सा पानी निकल जाता है, आधा पानी बच जाता है। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जिप्सम से सीमेंट वगैरह बनाते हैं। आगे बढ़ें। अब बताइए, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, हाँ, उसे माचिस से जलाइए, कागज जलकर राख तथा धुआं उत्पन्न करता है। क्या कागज के राख से पुनः कागज प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार का परिवर्तन है, तुम लोग बताना। मतलब कोई कागज ले लो और उसको माचिस मार दो उसमें, कागज में, वो जल गया, धुआं भी निकला, राख भी निकला। क्या उस राख से फिर से कागज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हाँ लिखो, नहीं बना सकते तो ना लिखो। और हाँ और ना में कौन सा परिवर्तन है वो बताना। बना सकते हो तो उत्कर्मणीय परिवर्तन, नहीं बना पाएंगे तो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। ठीक है ना। आगे चले। इस तरह आपने जाना कि पदार्थ को गर्म कर बदल कर या किसी वस्तु के साथ मिश्रित कर उसे परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी वस्तु के साथ मिश्रित करके परिवर्तन लाया जा सकता है। आप अगली कक्षा में मतलब इसकी अगली कक्षा में इसके विधि के बारे में जानेंगे कि कौन सा परिवर्तन, वही जो बोले थे ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। 6 के हैं बुक्स, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 तक में देखेंगे इसको। अब ये बताइए, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? बादलों का बनना, बादल बन गया, कौन सा परिवर्तन हुआ? जंगल में आग लगना, कौन सा परिवर्तन हुआ? चीनी का पानी में घुलना, कौन सा परिवर्तन हुआ? अंडा का उबालना, कौन सा परिवर्तन हुआ? पौधों द्वारा अपना भोजन बनाना, कौन सा परिवर्तन हुआ? बादलों का बनना, जो बादल बन गया फिर से उसे वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो बादल बन गया तो बन गया। आग अगर जंगल में लग गया तो वो लकड़ी जल गया तो क्या वापस ला सकते? नहीं ला सकते। चीनी पानी में घुल गया तो चीनी जब पानी में घुल गया, उस पानी से फिर से चीनी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अंडा उबल गया तो फिर से अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पौधा अपना भोजन बना लिया, पौधा खुद भोजन बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, पढ़ाए हैं ये चीज़ को इसी कक्षा में। फिर से वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती, जैसे का बनना, ये बदलती हैं, हवा का आना बदलती हैं, दिन रात का होना, मौसम बदलना, ये सब क्या है? परिवर्तन ही है। पदार्थ के रूप, रंग, आकार और माप में परिवर्तन होता है। पदार्थ जैसे कच्चा फल पक जाता है तो कच्चा फल था, उसके रंग में और उसके फिर से परिवर्तन, तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ। जब पक गया वो पीला, वही खराब हो गया तो कुछ और हो गया। ठीक है ना। पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ को गर्म करने के बाद दाब लगाकर, दाब मतलब किसी के ऊपर जोर से दबाते हो ना, उसको बोलते हैं दाब, अंग्रेजी में प्रेशर। किसी चीज़ को दबाते हैं तो बल लगाएं, और जितना दबाते हैं उतना क्षेत्रफल में फैलता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो दाब बराबर जो होता है ना, होता है बल बटा क्षेत्रफल। मतलब कितना जोर से दाब रहे हो और कितना क्षेत्रफल में दाब रहे हो। क्षेत्रफल मतलब जगह जिसमें तुम बैठते हो, उसी को तो क्षेत्रफल बोलते हैं। कितना जगह में तुम बैठे हो उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। कुछ परिवर्तन पदार्थ से वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब जिसको जिस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या बताए थे कि नौ, कागज का नौ बनाए थे, फिर से उसको वापस ला सकते हैं। जिस परिवर्तन में उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब उत्क्रमणीय का मतलब क्या, वो वापस नहीं ला सकता, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कुछ क्वेश्चन है कि कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? पानी का बर्फ में बदलना, पानी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। हर्षऊ तक संजू क्रम न दीर्घी का ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बताना है आपको। कोई पानी है और ये किस में बदल गया? बर्फ में।
क्या ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है? बिल्कुल सर, यही पहले वाला ऑप्शन है। पेपर का जलना पहला, दूसरा है ये ए नंबर ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है। फिर लिखा है कि पेपर, पेमे का पर, पेपर का जलना, जलनमा का जलना, पेपर का जलना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? अणु उत्क्रमणीय। पेपर जल गया तो वापस पेपर नहीं ला सकते, लेकिन पानी बर्फ में बदल गया, बर्फ को गर्म करेंगे या थोड़ी देर छोड़ देंगे तो फिर से पानी हो जाएगा, यह होगा उत्क्रमणीय परिवर्तन। दूसरा है अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है? पानी में नमक का घुलना, कोयला का जलना। पानी में नमक घुला है तो फिर से अगर भाप बना के उड़ा देंगे पानी को ना, तो वो नमक आपके नीचे बैठ जाते हैं। बताए थे जो भाप बन के उड़ जाते हैं, केतली का एग्जाम्पल दिए थे कि आप पानी को गर्म करते हैं, समुद्र का पानी में ही नमक होते हैं, लवणीय है वो, उसको उठा के ले आए हैं, कहीं पे गड्ढा में रख दिए, वो जमा हो गया। कुछ दिन के बाद देखना पानी सब धीरे धीरे वाष्प करके उड़ गया। उड़ने के बाद जो नमक बचा उसको क्या करते हैं? वही खाने लगते हैं? नहीं खाते हैं सर, उसको फिर से ले आकर उसको धोते हैं। धोने के बाद जो है उसको फिर से गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद उसमें क्या करते हैं? जो भाप बन के उड़ता है, हाँ, उसको भाप बन के किसी अलग बर्तन में वो फिर वाष्प होकर के संघनित होकर के पानी में बदल जाता है। और वो जितना भी खराब चीज़ें थे, जैसे उसमें रेत वगैरह है, पशु पक्षी का जो है चर्बी वगैरह है, जो भी है उसमें वो क्या होता है? भाप बन के पानी में परिवर्तन हो गया, वो उड़ गया। और जो नीचे वाला भाग बच गया नमक का, वो शुद्ध नमक होता था। तो हम ये कहने का मतलब ये है कि पानी में नमक घोल दिए थे, तो लेकिन नमक को फिर से पानी से नमक को फिर वापस ला सकते हैं, लेकिन चीनी को वापस नहीं ला सकते। ठीक है ना? तो कोयला का जलना अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन, कोयला जल गया तो फिर कोयला बना सकते हो नहीं। लाभदायक परिवर्तन है, लाभदायक जो तुम्हारे काम में है, लमा का लाभ, दमा का यक, लाभदायक परिवर्तन है। पर हर्षि का व तपरेप न परिवर्तन, जैसे फल का पकना, फल का पकना, नमा का पकना, तो फल पक गया तो तुम्हारे लिए लाभदायक है ना, तुमको खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। दूध का खट्टा होना क्या लाभदायक है? दूध खट्टा हो गया तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? कागज का हवाई जहाज जलाना, चलो वो भी लाभदायक नहीं। बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ जो है, कोई बर्फ है, कहीं पे लिखे थे ना, अभी बर्फ छोड़ दो उसको भी, ये बर्फ है और बर्फ किसमें हो गया? पानी में बदल गया, तो इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ ये बताना है आपको। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्या परिवर्तन नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। ए नंबर सवाल है कि स्थिति में सतह संजू हर्षि का, तो हर्षि का इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी ताप में परिवर्तन नहीं हुआ। सी नंबर में है कि इसकी आकार में परिवर्तन नहीं हुआ। और डी नंबर में है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ? तो बर्फ से पानी बनना, देखो बर्फ पहले था वो पानी बन गया तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। बर्फ का टेम्परेचर कुछ और था, पानी का टेम्परेचर कुछ और है, ये बदल गया। बर्फ जो है इस तरह ठोस अवस्था में और पानी जो है द्रव अवस्था में, तो ये आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। यह बर्फ पानी से बना हुआ था और पानी फिर से उसी पानी में है, तो ये अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना? बस इतनी ही क्वेश्चन है इसमें। ये कक्षा यहीं पे समाप्त होता है, इसको अच्छे से देखना और समझना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है उतना, इसको फिर भी पढ़ना। एक क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जा सकता है, इसको सूत्र बोलते हैं। CaC ऐसे होता है कैल्शियम, S ऐसे होता है सल्फर, हाँ कैल्शियम इसको बोलते हैं कैल्शियम, और इसको बोलते हैं H, हाफ H2O, ये H2O यहाँ पे लिखेंगे, भूल गए, हाफ H2O ये है।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का।